कर्म भूमि का एपिसोड 3। स्कूल से लौटकर अमरकांत नियमानुसार अपनी छोटी कोठरी में जाकर चरखे पर बैठ गया। उस विशाल भवन में जहां बारात ठहर सकती थी, उसने अपने लिए यह छोटी सी कोठरी पसंद की थी। इधर कई महीनों से उसने 2 घंटे रोज सूत काटने की प्रतिज्ञा कर ली थी और पिता के विरोध करने पर भी उसे निभाया जाता था। मकान था तो बहुत बड़ा, मगर निवासियों की रक्षा के लिए उतना उपयुक्त न था जितना धान की रक्षा के लिए। नीचे के तल्ले में कई बड़े बड़े कमरे थे जो गोदाम के लिए बहुत अनुकूल थे। हवा और प्रकाश का कहीं रास्ता नहीं। जिस रास्ते से हवा और प्रकाश आ सकती है, उस रास्ते से चोर भी तो आ सकते हैं। चोर की शंका उसकी एक एक ईंट से टपकती थी। ऊपर के दोनों तल्ले हवादार और खुले हुए थे। भोजन नीचे बनता था, सोना बैठना ऊपर होता था। सामने सड़क पर 2 कमरे थे, एक में लालाजी बैठते थे, दूसरे में मुनीम। कमरे के आगे एक साहिबान था जिसमें गाय बांधती थी। लालाजी पक्के गौभक्त थे। अमरकांत सूत काटने में मग्न था कि छोटी बहन नैना आकर बोली, क्या हुआ भैया, फीस जमा हुई या नहीं? मेरे पास 20 रुपए हैं, यह ले लो, मैं कल और किसी से मांग लूंगी। अमर ने चरखा चलाते हुए कहा, आज ही तो फीस जमा करने की तारीख थी, नाम कट गया, अब रुपए लेकर क्या करूंगा। नैना रूप रंग में अपने भाई से इतनी मिलती थी कि अमरकांत उसकी साड़ी पहन लेता तो यह बतलाना मुश्किल हो जाता कि कौन यह है और कौन वाह। हाँ, इतना अंतर अवश्य था कि भाई की दुर्बलता यहां सुकुमारता बनकर आकर्षक हो गई थी। अमर ने दिल लगी की थी, पर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, तुमने कहा नहीं नाम ना काटो, मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। अमर ने उसकी घबराहट का आनंद उठाते हुए कहा, कहने को तो मैंने सब कुछ कहा, लेकिन सुनता कौन था? नैना ने रोष के भाव में कहा, मैं तो तुम्हें अपने कड़े दे रही थी, क्यों नहीं लिए? अमर ने हंसकर कहा, और जो दादा पूछते क्या होता, दादा से बतलाती ही क्यों? अमर ने मुंह लंबा करके कहा, मैं चोरी से काम नहीं करना चाहता। नैना, अब खुश हो जाओ, मैंने फीस जमा कर दी है। नैना को विश्वास न आया, बोली, फीस नहीं, वह जमा कर दी। तुम्हारे पास रुपए कहां से आए थे? नहीं नैना, सच कहता हूं, जमा कर दी। रुपए कहां थे? एक दोस्त से लिए। तुमने मांगे कैसे? उसने आप ही आगे आकर दे दिया, मुझे मांगने ना पड़े। कोई बड़ा सज्जन होगा। हाँ, है तो सज्जन। नैना, जब फीस जमा होने लगी तो मैं मारे शर्म के बाहर चला गया। ना जाने क्यों उस वक्त मुझे रोना आ गया। सोचता था कि मैं ऐसा गया बीता हूं कि मेरे पास 40 रुपए नहीं। वह मित्र जरा देर में मुझे बुलाने आया। मेरी आंखें लाल थी, समझ गया, तुरंत जाकर फीस जमा कर दी। तुमने कहां पाए थे ये 20 रुपए? यह ना बताऊंगी। नैना ने भागना चाहा। 12 बरस की यह लज्जाशील बालिका एक साथ ही सरल भी थी और चतुर भी। उसे ठपना सहज न था, उससे अपनी चिंताओं को छुपाना कठिन था। अमर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, जब तक बताओगे नहीं मैं जाने ना दूंगा। किसी से कहूंगा नहीं, सच कहता हूं। नैना जेबती हुई बोली, दादा से लिए। अमरकांत ने बेदिली से कहा, तुमने उनसे नाहक मांगे। नैना, जब उन्होंने मुझे इतनी निर्दयता से दुत्कार दिया तो मैं नहीं चाहता कि उनसे एक पैसा भी मांगूं। मैंने तो समझा था तुम्हारे पास कहीं पड़े होंगे। अगर मैं जानता कि तुम भी दादा से मांगोगी तो साफ कह देता, मुझे रुपए की जरूरत नहीं। दादा क्या बोले? नैना सजल नेत्र होकर बोली, बोले तो नहीं, यही कहते रहे कि करना धरना तो कुछ है नहीं, रोज रुपए चाहिए, कभी फीस, कभी किताब, कभी चंदा। फिर मुनीम जी से कहा, 20 रुपए दे दो, 20 रुपए फिर देना। अमर ने उत्तेजित होकर कहा, तुम रुपए लौटा देना, मुझे नहीं चाहिए। नैना से सक कर रोने लगी। अमरकांत ने रुपए जमीन पर फेंक दिए थे। वह सारी कोठरी में बिखरे पड़े थे। दोनों में से एक भी चुनने का नाम न लेता था। सहसा लाला समरकांत जी आकर दरवाजे पर खड़े हो गए। नैना की सिसकियां बंद हो गई और अमरकांत मानो तलवार की चोट खाने के लिए अपने मन को तैयार करने लगा। लाला जो दोहरे बदन के दीर्घकाय मनुष्य थे, सर से पांव तक सेठ, वही खलावत मस्तक, वही फूले हुए कपोल, वही निकली हुई तोंद। मुख पर संयम का तेज था जिसमें स्वार्थ की गहरी झलक मिली हुई थी। कठोर स्वर में बोले, चरखा चला रहा है, कितनी देर में कितना सूत काटता है? होगा 2-4 रुपए का। अमरकांत ने गर्व से कहा, चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता, और किस लिए चलाया जाता है? आत्मशुद्धि का एक साधन है। समरकांत के घाव पर जैसे नमक पड़ गया। बोले, यह आज की नई बात मालूम हुई।
अब तो तुम्हारे ऋषि होने में कोई संदेह नहीं रहा, मगर साधन के साथ कुछ घर गृहस्थी का काम भी देखना होता है। दिन भर स्कूल में रहो, वहां से लौटो, चरखे पर बैठो, रात को तुम्हारी स्त्री पाठशाला खोले, संध्या समय जलसे हो, तो घर का धंधा कौन करे? मैं बैल नहीं हूं, तुम ही लोगों के लिए इस जंजाल में फंसा हुआ हूं। अपने ऊपर लाद ना ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ तो मेरी मदद करनी चाहिए, बड़े नीतिवान बनते हो। क्या यही नीति है कि बूढ़ा बाप मरा करे और जवान बेटा उसकी बात भी ना पूछे? अमरकांत ने उडंतता से कहा, मैं तो आपसे बार बार कह चुका हूं कि आप मेरे लिए कुछ ना करें। मुझे धान की जरूरत नहीं है। आपकी वृद्धावस्था है, शांतचित्त होकर भगवत भजन कीजिए। समरकांत तीखे शब्दों में बोले, धान ना रहेगा लाला तो भीख मांगोगे, यूं चैन से बैठकर चरखा ना चलाओगे। या तो ना होगा मेरी कुछ मदद करो। पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धान की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धान की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसे पर प्राण देते हैं। धान बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। जिसमें पुरुषार्थ नहीं वह क्या धान कमाएगा? बड़े बड़े तो धान की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। तुम किस खेत की मूली हो? अमर ने उसी वितंडा भाव से कहा, संसार धान के लिए प्राण दे, मुझे धन की इच्छा नहीं। एक मजदूर भी धर्म और आत्म की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वहन कर सकता है। कम से कम मैं अपने जीवन में इसकी परीक्षा करना चाहता हूं। लाला जी को वाद विवाद का अवकाश न था। हार कर बोले, अच्छा बाबा, कर लो खूब जी भर परीक्षा, लेकिन रोज रोज रुपए के लिए मेरा सर न खाया करो। मैं अपनी गाढ़ी कमाई तुम्हारे व्यसन के लिए नहीं लुटाना चाहता। लाला जी चले गए। नैना कहीं एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी, पर हिल न सकती थी, और अमरकांत ऐसा विरक्त हो रहा था मानो जीवन उसे भार हो रहा हो। उसी समय मेहरी ने ऊपर से आकर कहा, भैया तुम्हें बहूजी बुला रही हैं। अमरकांत ने बिगड़ कर कहा, जा कह दे फुर्सत नहीं है। चली वहां से, बहूजी बुला रही हैं। लेकिन जब मेहरी लौटने लगी तो उसने अपने तीखेपन पर लज्जित होकर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। सिल्लो कह दो अभी आता हूं। तुम्हारी रानी जी क्या कर रही हैं? सिल्लो का पूरा नाम था कौशल्या। शीतला में पति, पुत्र और एक आंख जाती रही थी। तब से विक्षिप्त सी हो गई थी। रोने की बात पर हंसती, हंसने की बात पर रोती। घर के और सभी प्राणी, यहां तक कि नौकर चाकर तक उसे डांटते रहते थे। केवल अमरकांत उसे मनुष्य समझता था। कुछ स्वस्थ होकर बोली बैठी, कुछ लिख रही हैं। लाला जी चीखते थे, इसी से तुम्हें बुला भेजा। अमर जैसे ही गिर पड़ने के बाद घर झाड़ता हुआ प्रसन्न मुख ऊपर चला। सुखदा अपने कमरे में द्वार पर खड़ी थी। बोली, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। स्कूल से आकर चरखा ले बैठते हो। क्यों नहीं मुझे घर भेज देते हो? जब मेरी जरूरत समझना, बुला भेजना। अब की आए मुझे 6 महीने हुए, मियाद पूरी हो गई, अब तो रिहाई हो जानी चाहिए। ये कहते हुए उसने एक तस्तरी में कुछ नमकीन और कुछ मिठाई लाकर मेज पर रख दी और अमर का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। यह कमरा सब कमरों से बड़ा, हवादार और सुसज्जित था। दरी का गर्श था। उस पर करीने से कई गद्दादार और सादी कुर्सियां लगी हुई थी। बीच में एक छोटी सी नक्काशीदार गोल मेज थी। शीशे की अलमारियों में सजल्द पुस्तकें सजी हुई थी। आलों पर तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे। एक कोने में मेज पर हारमोनियम रखा हुआ था। दीवारों पर घुंघरू, रवि वर्मा और कई चित्रकारों की तस्वीरें शोभा दे रही थी। 2-3 पुराने चित्र भी थे। कमरे की सजावट से सुरुचि और संपन्नता का आभास होता था। अमरकांत का सुखदा से विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। सुखदा 2 बार तो 1-1 महीना रहकर चली गई थी। अब कि उसे आए 6 महीने हो गए थे, मगर उसका स्नेह अभी तक ऊपर ही ऊपर था। गहराइयों में दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। सुखदा ने कभी अभाव न जाना था। जीवन की कठिनाइयां न सही थी। वह जाने माने मार्ग को छोड़कर अनजान रास्तों पर पांव रखते डरती थी। भोग और विलास को वह जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समझती थी। उसे हृदय से लगाए रहना चाहती थी। अमरकांत को वह घर के कामकाज की ओर खींचने का प्रयास करती रहती थी। कभी समझाती थी, कभी रूठती थी, कभी बिगड़ती थी। सांस के न रहने से वह एक प्रकार से घर की स्वामिनी हो गई थी। बाहर के स्वामी लाला समरकांत थे, पर भीतर का संचालन सुखदा के ही हाथों में था। किंतु अमरकांत उसकी बातों को हंसी में टाल देता। उस पर अपना प्रभाव डालने की कभी चेष्टा न करता। उसकी विलास प्रियता मानो खेतों में हव्वे की भांति उसे डराती रहती थी। खेत में हरियाली थी, दाने थे, लेकिन वह हव्वा निश्चल भाव से दोनों हाथ फैलाए खड़ा उसकी ओर घूरता रहता था। अपनी आशा और दुराशा, हार और जीत को वह सुखदा से बुराई की भांति छिपाता था।
कभी कभी उसे घर लौटने में देर हो जाती तो सुखदा व्यंग करने में बाज ना आती थी। हाँ, यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है, बाहर के मजे घर में कहाँ। और यह तिरस्कार किसान की कड़े कड़े की भांति हव्वे के भय को और भी उत्तेजित कर देती थी। वह उसकी खुशामद करता, अपने सिद्धांतों को लंबी से लंबी रस्सी देता, पर सुखदा उसे उसकी दुर्बलता समझकर ठुकरा देती थी। वह पति को दया भाव से देखती थी, उसकी त्यागमयी प्रवृत्ति का अनादर न करती थी, पर इसका तथ्य न समझ सकती थी। वह अगर सहानुभूति की भिक्षा मांगता, उसके सहयोग के लिए हाथ फैलाता, तो शायद वह उसकी उपेक्षा न करती। अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी मिठाई आप खाकर वह उसे रुला देता। वह भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेती थी और अपनी मिठाई आप खाती थी। दोनों आपस में हंसते बोलते थे, साहित्य और इतिहास की चर्चा करते थे, लेकिन जीवन के गूढ़ व्यापारों में पृथक थे। दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था, जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था। अमर ने इस शिकायत की कोमलता या तो समझी नहीं या समझकर उसका रस न ले सका। लाला जी ने जो आघात किया था, अभी उसकी आत्मा उस वेदना से तड़प रही थी। बोला, मैं भी यही उचित समझता हूं। अब मुझे पढ़ना छोड़कर जीविका की फिक्र करनी पड़ेगी। सुखदा ने खींच कर कहा, हाँ, ज्यादा पढ़ लेने से सुनती हूं आदमी पागल हो जाता है। अमर ने लड़ने के लिए यहां भी आस्तीनें चढ़ा ली। तुम यह आक्षेप व्यर्थ करती हो। पढ़ने में मैं जी नहीं चुराता, लेकिन इस दशा में पढ़ना नहीं हो सकता। आज स्कूल में मुझे जितना लज्जित होना पड़ा वह मैं ही जानता हूं। अपनी आत्मा की हत्या करके पढ़ने से भूखा रहना कहीं अच्छा है। सुखदा ने भी अपने शस्त्र संभाले, बोली, मैं तो समझती हूं कि घड़ी दो घड़ी दुकान पर बैठकर भी आदमी बहुत कुछ पढ़ सकता है। चरखे और जलसों में जो समय देते हो वह दुकान पर दो तो कोई बुराई ना होगी। फिर जब भी तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं तो कोई तुम्हारे दिल की बातें कैसे समझ लेगा। मेरे पास इस वक्त भी 1000 रुपए से कम नहीं, वह मेरे रुपए हैं, मैं उन्हें उड़ा सकती हूँ। तुमने मुझसे चर्चा तक नहीं की। मैं बुरी सही, तुम्हारी दुश्मन नहीं। आज लाला जी की बातें सुनकर मेरा रक्त खौल रहा था। 40 रुपए के लिए इतना हंगामा? तुम्हें जितनी जरूरत हो मुझसे लो। मुझसे लेते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लगती हो, अम्मा से लो, वह अपने को धान्य समझेगी। उन्हें इसका अरमान ही रह गया कि तुमने उनसे कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो कहती हूं कि मुझे लेकर लखनऊ चलो और निश्चिंत होकर पढ़ो। अम्मा तुम्हें इंग्लैंड भेज देंगी, वहां से अच्छी डिग्री ला सकते हो। सुखदा ने निष्कपट भाव से यह प्रस्ताव किया था। शायद पहली बार उसने पति से अपने दिल की बात कही। अमरकांत को बुरा लगा। बोला, मुझे डिग्री इतनी प्यारी नहीं, उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ो। मैं अपने परिश्रम से धनोपार्जन करके पढ़ सकूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो धंधा देखूंगा। अब तक व्यर्थ ही शिक्षा के मोह में पड़ा हुआ था। कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। मैं अभिमान नहीं करता, लेकिन साहित्य और इतिहास की जितनी पुस्तकें इन 2-3 सालों में मैंने पढ़ी हैं, शायद ही मेरे कॉलेज में किसी ने पढ़ी हो। सुखदा ने इस अप्रिय विषय का अंत करने के लिए कहा, अच्छा, नाश्ता तो कर लो। आज तो तुम्हारी मीटिंग है ना, 9 बजे के पहले क्यों लौटने लगे? मैं तो टाकीज में जाऊंगी, अगर तुम ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अमर ने रूखेपन से कहा, मुझे टॉकीज जाने की फुर्सत नहीं है, तुम जा सकती हो। फिल्मों से भी कुछ लाभ उठाया जा सकता है। तो मैं तुम्हें मना तो नहीं करता, तो तुम क्यों नहीं चलते? जो आदमी कुछ उपार्जन न करता हो उसे सिनेमा देखने का अधिकार नहीं। मैं उसी संपत्ति को अपना समझता हूं जिसे मैंने परिश्रम से कमाया है। कई मिनट तक दोनों गुम बैठे रहे। अब अमर जलपान करके उठा तो सुखदा ने सप्रेम आग्रह से कहा, कल से संध्या समय दुकान पर बैठा करो। कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्यों का काम है, अवश्य, मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना, अनायास पांव में कांटे चुभ होना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अमरकांत इस आदेश का आशय समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। विलासिनी संकटों से कितना डरती है, यह चाहती है कि मैं गरीबों का खून चूसूं, उनका गला काटूं, यह मुझसे ना होगा। सुखदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जीत सकती थी। उधर से हटाने की चेष्टा करके वह उसके संकल्पों को और भी दृढ़ करती थी। अमरकांत उससे सहानुभूति करके अपने अनुकूल बना सकता था, पर शुक्स त्याग का रूप दिखाकर उसे भयभीत कर रहा था।